हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार स्वागत है। तो आइए आज के सेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 के मॉक टेस्ट पर चर्चा कर रहे हैं, या हम कहें मॉडल टेस्ट पर चर्चा कर रहे हैं, या मॉडल टेस्ट पेपर 4 होगा। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 3 मॉक टेस्ट करा चुके हैं, जो चैनल पर लोड है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 4 की, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप इस मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता है। अगर हम मनुष्यों में रक्तचाप की बात करें या हम ब्लड प्रेशर की बात करें, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वह कितना पाया जाता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो मनुष्यों में होता है वह कितना होता है? 120/80। यानी 120 और 80 के बीच में मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वह क्या होता है? नॉर्मल माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120/80 वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे? यानी कौन से सिख गुरु थे जो अपने आप को स्वयं यानी सच्चा बादशाह कहते थे? तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह, गोविंद सिंह जो थे इसके संस्थापक थे। और कहा जाता है कि जो सिख धर्म है इसमें 10 गुरु गुरु हुए थे। उनमें से पांचवें जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव थे, जिन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था। इन्हीं के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। 1604 ईस्वी में, यानी 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की जाती है। किसकी? ग्रंथ की आदि ग्रंथ की रचना की जाती है, जो सिखों की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। यानी 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव के ही द्वारा आदि ग्रंथ की रचना भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? यानी जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, या किस दिशा को करने के लिए या इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रेरित धारा को। यानी प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करेगा? मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है, पहले राष्ट्रपति अगर इस्तीफा दे देता है या किसी कारण अपने पद पर नहीं रहता है, तो उसके कार्यों का जो निर्वहन करता है वह कौन करता है? उपराष्ट्रपति। तो संविधान में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति भी न रहे, तो क्योंकि इस राष्ट्रपति का जो पद है वो हमेशा क्या करेगा? कार्यरत करेगा, वो कभी खाली नहीं रहेगा। तो राष्ट्रपति भी न रहे तो उनके कार्यों का निर्वहन, यानी राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि उस समय अस्थायी रूप से भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी सीजीआई होगा, वह क्या करेगा? उसके पद पर अस्थायी रूप से कार्य करेगा। कौन? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, यानी अपने पदों पर नहीं रहेंगे, तो उनके स्थान पर कौन अस्थायी रूप से कार्य करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश तब कार्यरत होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यानी निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत के प्रथम? तो भारत के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वह कौन थे? सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में
कांग्रेस पार्टी के क्या थे, प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो उनका प्रतिद्वंदी कौन था, तो पटम्भी सीतारमैया थे। यानी पटम्भी सीतारमैया जो थे उस समय 1939 में कांग्रेस के जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके विपक्ष में खड़े हुए थे। ये भी कहा जाता है कि पटम्भी सीतारमैया को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। एक तरह से ये कहा जाए कि महात्मा गांधी के ये कैंडिडेट थे। अगर इनको जब पराजय होती है तो महात्मा गांधी जो है काफी नाराज माने जाते हैं, और इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं, कार्यकारी की जो गठन होता है उनमें कोई सलाह नहीं देते। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में ही क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और एक पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण करते हैं। तो अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन इनके किसके हराकर पार्टी अध्यक्ष बने थे, तो पट्टदम सीतारमैया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकारी में कि चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। तो चित्रकारी की अगर बात करें तो चित्रकारी की शुरुआत मुगल पीरियड में हुमायूं के शासनकाल से होती है, और यह मुगल पीरियड आते आते अकबर, अकबर के बाद जहांगीर पर के शासनकाल तक ये क्या होती है, मुगल काल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है, यानी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। तो उस समय बादशाह कौन थे, जहांगीर। यानी जहांगीर के शासनकाल में, मुगल काल में चित्रकारी क्या होती है, अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हाथी के गणदंत के रूप में बदलता है, तो दूसरा कीर्तंक है, यानी सेकंड इंसीडर जो है या गणतंक रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था। यानी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था। अगर हम दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो जैसे क्वेश्चन में कहा है, एंग्लो मतलब अंग्रेज और मैसूर के बीच जो दूसरा युद्ध हो रहा था, इसका जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, 1880 से लेकर 1800, यानी 1880 से लेकर 1884 के मध्य यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। और उस समय जो अंग्रेज बंगाल का गवर्नर जनरल वो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। क्योंकि हम जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग जो था, इसका पीरियड अगर देख ले तो इसका पीरियड होता है, सॉरी दोस्तों, यहाँ 1784 80 से लेकर 1784 तक, 1772 से लेकर 1786 तक का, 1786 तक का वारेन हेस्टिंग क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। और इसी के शासन पीरियड में, यानी 1784 जो 1780 से लेकर 1784 तक का आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। या दोस्तों एक बार आप याद रखिएगा, ये 1700 यानी 1784 से 84 के बीच से दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध आयोजित किया जाता है, एक तरफ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में उच्चतम न्यायालय की जो खंडपीठ है वह जो है ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप इनमें से किसे कहा जाता है, तो लेडी विद द लैंप जो है या फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि है वह कौन सी है, अग्न्याशय है, यानी पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी, तो कांग्रेस से किस अधिवेशन में यह पूर्ण स्वराज ली गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन का जो आयोजन 1929 में किया जाता है, 1929 में किया जाता है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर जवाहर लाल नेहरू ने की थी। न- नेहरू ने की थी, और इसका आयोजन लाहौर में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रकाब या स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं, या कान में पाई जाती है। यानी कान में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज पाई जाती है। काफी
कभी कभी सीधा सवाल आपसे पूछ लेता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टपीज है, और वह कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगर कभी ये पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, यानी सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर होती है। कौन होती है? फीमर होती है, जो मानव शरीर की जांग यानी पैरों में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और सबसे अच्छी फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। पैरों में पाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।